नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। टेम्पो सैटेलाइट्स यानी टेम्पो उपग्रह के बारे में दिया है। यह नासा का है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? जो ट्रोपोस्फियर्स होता है, ट्रोपोस्फियर्स मतलब कि जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के अंदर से जो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल के अंदर जो भी प्रदूषण है उस प्रदूषण को काउंट करने के लिए, यानी कि प्रदूषण का जो लेवल है, लेवल चेक करने के लिए इस उपग्रह यानी कि जो टेम्पो सैटेलाइट्स यानी उपग्रह है, इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ये कवर किसको करेगा? ये कवर करेगा उत्तरी अमेरिका को। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका सहित जो प्रशांत महासागर है उसके कुछ एरिया को लेकर प्रशांत महासागरीय तट, कनाडा को कवर करते हुए और फिर उसका जो अटलांटिक महासागर है इसको कवर करते हुए प्रति घंटा मतलब कि हर घंटे जो प्रदूषण का लेवल है पूरे उत्तरी अमेरिका का, वो ये बताता रहेगा, जिससे अमेरिका महाद्वीप यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उस पर जो प्रदूषण है उसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नासा का सैटेलाइट्स है, टेम्पो उपग्रह। ये क्षोभ मंडल में प्रदूषण लेवल को मापने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। ये पूरे उत्तरी अमेरिका को कवर करता है, यानी कि जो पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसको कवर करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका लोकेशन यहाँ पर देखिए, इंडिया का मैप है, ये बिहार का मैप है, बिहार का। फिर यहाँ पर है जो बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये लोकेशन है बिहार में। इकलौता टाइगर रिजर्व है। दूसरे की बात हो रही है, दूसरा बनेगा कैमूर जिले में। बिहार के कैमूर जिले में सेकंड्स बनने की बात चल रही है कि सेकंड टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। खास करके जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बढ़ाया गया है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बढ़ाया गया मतलब कि जो यहाँ पर खनन गतिविधियाँ हैं, मानवीय गतिविधियाँ हैं, उसको विशेष करके उसको काउंट किया गया है, मतलब कि उसको काउंटर किया गया है, रोका गया है। जैसे उसे रोका गया है तो फिर वैसे ही जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है। इसमें 2014 में जो बाघों की संख्या थी, बाघों की संख्या 28 थी, अभी तो बढ़कर कितना हो गई है? 2018 में 31 दर्ज की गई थी, वृद्धि दर्ज की गई थी। अभी इसमें टोटल 54 हो गए हैं। बाघों की संख्या कितनी हो गई? 54। तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट करता है? बिहार में। नेक्स्ट, राज्यों द्वारा उधार लेने की जो सीमा है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो फाइनेंस कमीशन यानी जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा कहा गया है कि राज्यों के पास जो उनकी उधार की लिमिट है उसके अतिरिक्त भी 2.06 लाख तक उधार लेने का विकल्प हो सकता है। मतलब इतना और भी उधार ले सकते हैं, क्योंकि 22 राज्यों को इस वर्ष लगभग 61 हजार करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी गई थी। जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो 3% लिमिट रखा गया है कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी होता है राज्य की, उसके जीडीपी का 3% तो सीमा होती ही है राज्य की कि इतना उधार ले ही सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उधार लेने की कैपेसिटी राज्य को दी गई है। क्यों दी गई है? इसका रीजन है सबसे बड़ा कि जो राज्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू करता है, क्योंकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने का मतलब अगर सेंटर्स और स्टेट दोनों अगर भागीदार होते हैं तो दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पैसा, ताकि जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन आसानी से दिया जा सके। और खासकर बिजली मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राज्य संभावित रूप से 1.43 लाख करोड़ रुपए अधिक जुटा सकते हैं, ताकि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में उन्हें आसानी हो। तो राज्य के लिए लिमिट एक नियम है, राज्यों द्वारा उधार लेने के संबंध में नियम बनाया गया है 15वें वित्त कमीशन के द्वारा। जो 15वां वित्त कमीशन था उसके सिफारिश के अनुसार बनाया गया है। सिफारिश के अनुसार यह बनाया गया है कि जितना भी राज्य का जीडीपी से उसका 3% तक राज्य सरकार केंद्र से उधार यानी पैसे उधार ले सकती है। उसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है तो वो 0.5% तक ले सकती है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है, अनुच्छेद 293(3). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई भी राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र सरकार से पिछले ऋण का कोई हिस्सा बकाया है, अगर पैसा बाकी किया है राज्य सरकार, तो उसको केंद्र सरकार की सहमति लेनी आवश्यक होती है। अगर नहीं बकाया किया है तो जितना इसका लिमिट तय किया गया है इतना तो भाई उसे लेना ही है। ये था उसके लिए ऋणों का प्रावधान। शीतरोधी औषधि, हाल ही में भारत में जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, इन्होंने जो 4 साल के बच्चे होते हैं,
4 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए जो सर्दी रोधी यानी कि जो कोल्ड एंटी कोल्ड दवा होती है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है यानी जो संयोजन होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध कैसे लगा दिया है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक दवा एक्टिव जैसे होते हैं ना, डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो 3-4 टेबलेट लेते हैं, उसको तोड़ कर 3-4 टिकिया मिलाकर एक खुराक बना देते हैं, एक खुराक बना देते हैं। तो इन्हीं खुराकों पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हीं खुराक पर प्रतिबंध लगा दिया किसके द्वारा, भारत में केंद्रीय औषधि और मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको जान लेते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में। यह सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और उसके बाद जो चिकित्सा उपकरण है इसके लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय है। यह देश में चिकित्सा उपकरणों को आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण की देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार है। कौन, जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। नेक्स्ट, ऑपरेशन समृद्धि संरक्षण के बारे में दिया है। अमेरिका द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स गठन किया गया है जिसका नाम रखा गया संयुक्त टास्क फोर्स 153। ये किस लिए गठित किया गया है, ये गठित किया गया है ऑपरेशन समृद्धि संरक्षक चलाने के लिए। इसका नाम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। इसे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ऑपरेशन समृद्धि संरक्षक। ये संयुक्त टास्क फोर्स 153 का गठन क्यों किया गया है, क्योंकि जो रेड सी है, जो लाल सागर है, हाल ही में जो दक्षिणी लाल सागर है वहाँ पर जो हौती रिबल्स है यानी कि जो हौती विद्रोही हैं उनके द्वारा अटैक, जो वाणिज्यिक जहाज होती हैं, शिप होती हैं, उस पर अटैक इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले तो ये लोग टारगेट करते थे जो इजरायली, ये लोग हमास का सपोर्ट करते हैं, जो हौती रिबल है हमास का सपोर्ट करते हैं, तो ये इजरायली जहाज को टारगेट करते हैं। तो जब इजरायली जहाज इन्हें नहीं मिल पा रही है तो अब ये कोई भी जहाज जो रेड सी से गुजरती है, जो बाब अलमंडेव जल संधि से, जलडमरू से होकर गुजरती है, उनसे सब जहाज पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो इसी को काउंटर करने के लिए, इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका नाम है संयुक्त टास्क फोर्स 153। ये किस ऑपरेशन के तहत स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन समृद्धि संरक्षक। इसमें यूके भी शामिल है। ये जो ऑपरेशन चलाया गया है इसमें यूके यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है ये भी शामिल है इसमें। तो ये था इसके बारे में। जो संयुक्त राज्य नौसेना के नेतृत्व वाली एक पहल है जो लाल सागर समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है, जो अमेरिका की नौसेना है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। इसकी स्थापना जो संयुक्त टास्क फोर्स 153 है इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन समृद्धि संरक्षक, ये अमेरिका के द्वारा भी चलाया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कौन किया है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ चल रहा है, दक्षिणी लाल सागर में। नेक्स्ट दिया है गोलफ्यू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भूटान के राजा जिनका नाम है जिंगबे खेसर नामग्याल वांगचुंग्स, इनके द्वारा गोलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अभी हाल ही में अनावरण यानी कि उद्घाटन किया गया है, जो भारतीय सीमा के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर तक फैला है। यहाँ पर देखिए भारतीय सीमा, यहाँ देखिए जो भारत है उसके बॉर्डर से लेकर एक भूटान का एक शहर है गोलेफू नाम से, इसे ही एक शहर को विकसित किया जा रहा है जो 1000 यानी कि 1000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस परियोजना का लक्ष्य है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम के माध्यम से दक्षिण एशिया को पूर्वी एशिया से जोड़ना है, यानी कि एक कॉरिडोर्स भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक कॉरिडोर्स बन रहा है जो गोलेफ्यू से काकराझर तक जा रहा है, असम के अंदर काकराझर तक जा रहा है। इससे भूटान दक्षिण एशिया के माध्यम से भारत को पूर्वोत्तर राज्य से भी जोड़ेगा। उसके साथ साथ इसका उद्देश्य है भूटान म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर तक आसानी से पहुँच सके। इसीलिए जो भूटान है इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आगे इसमें देखते हैं भूटान के बारे में थोड़ा जानते हैं। भूटान देखिए पूर्वी हिमालय का एक देश है, ये लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ पर देखिए ये सिक्किम है, ये भूटान है, यहाँ पर तिब्बत जो इस समय चाइना के कब्जे में है। ये ट्राई जैक्सन है डोकलाम, यहीं पर विवाद हुआ था भारत भूटान चीन को लेकर, यहीं पर एक विवाद हुआ था डोकलाम से। तो गोलेफू एक शहर है भूटान में, वहाँ से असम के अंदर जो काकराझर से यहाँ पर एक कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। कॉरिडोर्स का उद्देश्य है भूटान को दक्षिण एशिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया इन सब देशों को जोड़ना, ताकि भूटान अपना भी विकास कर सके। भूटान एक लैंडलॉक पूर्वी हिमालय में स्थित लैंडलॉक कंट्री है।
इसे ड्रुक यूल्स यानी थंडर ड्रैगन्स की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। थंडर ड्रैगन्स की भूमि के नाम से रूप में भी जाना जाता है किसको? भूटान को। भूटान में एक संवैधानिक राजतंत्र है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक तरीके से एक संविधान है, उसी के तरीके से राजतंत्र चलता है, राज्यतंत्र चलता है। राजा राज्य का प्रमुख होता है, जो राजा होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं, भूटान में भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं, वो सरकार के प्रमुख होते हैं। भूटान में जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म में जो वज्रयान शाखा है, जो वज्रयान शाखा है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। ये था भूटान के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।